हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में महाजनपद काल तक, पिछली वीडियो आपको महाजनपद काल तक मिली होगी। हमने उस वीडियो में आपसे ये बताया था कि अगली जो वीडियो होगी वो मगध का उत्कर्ष होगा। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो मगध का उत्कर्ष है। हेडिंग लगा लीजिए सब अपनी कॉपी में, मगध का उत्कर्ष। देखिए, कुल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इन 16 महाजनपदों में हमने बताया एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से। इसीलिए लास्ट में कुल 4 महाजनपद बसते हैं और इन 4 महाजनपदों में नंबर 1 होता है अंग, नंबर 2 मगध, नंबर 3 कोसल और नंबर 4 अवंती। ये 4 महाजनपद बसते हैं। इसका आशय ये हुआ कि 16 महाजनपद इसी 4 महाजनपदों में मिला लिए गए। लेकिन इन 4 महाजनपदों में से सबसे अंत में बचता है मगध। इसका आशय ये हुआ कि जो 3 अन्य महाजनपद भी बचे थे वो भी किस में मिला लिए गए, मगध में। तो चूंकि लास्ट में हम ये देखें इस पूरे 16 के 16 महाजनपद किसमें समाहित हो गए हैं, मगध में। तो इसीलिए इस टॉपिक का या इस चैप्टर का नाम ही रखा गया मगध का उत्कर्ष। तो आपके दिमाग में यह सवाल बनना लाजमी है कि आखिर इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों सिद्ध हुआ कि अंत तक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाप्त होते या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ होने तक सभी के सभी 16 महाजनपद मगध में मिला लिए गए। तो दोस्तों, इसलिए हम आज यही चीज़ स्टार्ट करेंगे कि मगध के उदय के कारण या मगध के उत्कर्ष के कारण। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो आप सब हेडिंग लगा लीजिएगा, मगध के उत्कर्ष का कारण। मगध के उत्कर्ष का कारण। देखिए, मगध के उत्कर्ष या मगध के शक्तिशाली होने के कई कारण हैं। जैसे हम इनको अगर अलग अलग बांट के देखें तो कुछ आर्थिक कारण भी रहे हैं, कुछ राजनैतिक कारण भी रहे हैं, तो मगध के उत्कर्ष के या मगध के अन्य महाजनपदों की तुलना में शक्तिशाली होने के 2 महत्वपूर्ण कारण हमने बताया। एक बताया आर्थिक कारण और दूसरा बताया राजनैतिक। तो चलिए हम एक एक करके दोनों की चर्चा पहले कर लेते हैं कि आर्थिक कारण में वो कौन से कारण उत्तरदायी थे जो अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध को अधिक शक्तिशाली बनाए। देखिए, पहली बात ये है कि मैंने आपको महाजनपद काल में पढ़ाते समय बताया था कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज, याद होगा आपको। दूसरी हमने बताया था राजगृह। तीसरी फिर परिवर्तित होकर बनाई गई थी पाटलिपुत्र, यानी कि समय पर राजधानी परिवर्तित होती रही। महाजनपद काल में गिरिब्रज, जब हर्यक वंश की सत्ता प्रारंभ होती है, बिंबिसार जब गद्दी पर बैठता है तो राजगृह नामक नगर बसाता है, राजगृह को अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद जब उदयन गद्दी पर बैठता है तो वो पाटलिपुत्र नामक नगर बसाता है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। अब आप अगर इनकी भौगोलिक स्थिति देखें, गिरिब्रज की देखें या राजगृह की देखें या पाटलिपुत्र की, तो ये जितनी भी राजधानी वाला इनका जो क्षेत्र था, जब भी राजधानी बनाई गई, या यूं कहें कि मगध का ज़्यादातर जो क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र था, वो गंगा और सोन नदी के संगम पर था। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर था।
या यूँ कहें कि गंगा और सोन नदियों के बीच में स्थित था। अब आप जानते हैं कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब, दोआब का क्षेत्र। और आपको ये भी पता है कि बारिश में जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ दोआब के क्षेत्र में काफ़ी कूड़ा करकट या यूँ कहें घास फूस नदियां बहाकर ले आती हैं और उसे छोड़ देती हैं, जिससे एक नई मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम भूगोल में पढ़ते हैं खादर एवं बांगर मिट्टी। जो ये खादर एवं बांगर मिट्टी होती है वो अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। अब आप सोचिए कि मगध की राजधानी जो समय समय परिवर्तित हुई, या मगध की ज़्यादातर भौगोलिक क्षेत्र दोआब के क्षेत्र में है। दोआब का क्षेत्र उपजाऊ माना जाता है, और जब उपजाऊ माना जाएगा वहाँ पे उपज अधिक होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध महाजनपद आर्थिक रूप से सशक्त था। और ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं कि जो आर्थिक रूप से सशक्त है वही शक्तिशाली है। तो आर्थिक कारण जो हमने बताया उसका सबसे पहला कारण यही था कि यहाँ उपज इतनी अधिक थी कि अतिरेक, देखिए आवश्यकता से कोई चीज़ अधिक उपज होती है तो उसको हम अतिरेक बोलते हैं, और अतिरेक जब होगा तो उसको आवश्यकता से अधिक भी यदि आपके पास कोई चीज़ हो जाएगी तो आप उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, यानी उसका विक्रय करेंगे। और विक्रय करेंगे तो इसका आशय यह है कि क्रय करने वाला भी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब अतिरेक होगा तो स्वतः क्रेता और विक्रेता निकल कर आएंगे, और ऐसा स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं उसे ही हम बाजार कहते हैं, और जहाँ बाजार होगा उस सभ्यता को या उस क्षेत्र को हम नगरीय बोलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि गंगा और सोन नदी के दोआब के क्षेत्र में बसे होने के कारण मगध अन्य महाजनपदों की तुलना में आर्थिक रूप से सशक्त था, और यही चीज़ें मगध का उत्कर्ष ही भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में जब मगध का उत्कर्ष हुआ, किस कारण हुआ, नगरीय व्यवस्था के कारण हुआ, इसीलिए इसे भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीय क्रांति की उपमा दी जाती है या संज्ञा दी जाती है। एक चीज, दूसरी बात हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मगध जिस भौगोलिक क्षेत्र में था उन दिनों इस क्षेत्र में लोहे की प्रचुर मात्रा पाई गई। इसका मतलब यह है कि लोहे की मात्रा इस क्षेत्र में अधिक हुई। अब लोहा अधिक पाया जाएगा तो देखिए मैंने ये बताया कि जब लोहा अधिक पाया जाएगा तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र में कृषि बेहतर तरीके से हो सकती है। क्यों? क्योंकि लोहे से पहले हमारे यहाँ तांबा और टिन जैसी धातुएं थी। मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया भी कि मानव के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु जो थी वो तांबा थी। लेकिन अब तांबा एक मुलायम धातु, आप कल्पना कीजिए एक मुलायम धातु से हम कितनी कृषि कर सकते हैं, लेकिन उसी के स्थान पर जब एक कठोर धातु, मजबूत धातु लोहा आ गया तो लोहे से उपज बढ़ी, और जब उपज बढ़ेगी तो स्वाभाविक है अतिरेक बढ़ेगा, क्रय विक्रय होगा, बाजार विकसित होंगे और व्यवस्था नगरीय होती चली जाएगी। एक कारण लोहे के खोज से ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि लोहे की प्रचुर मात्रा पाई गई जिस क्षेत्र में, तो आप सोचिए उन दिनों तो बंदूकें तो थी नहीं, उन दिनों तोप तो थे नहीं, उन दिनों सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या था, हमारी तलवारें थी। तो तलवार किससे बनेगी? लोहे से बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि हथियार के रूप में देखा जाए या युद्ध का साजो सामान के तौर पर देखा जाए तो मगध अन्य महाजनपदों की तुलना में इस मामले में भी बेहतर था। तो ये हम दो बातें बता दी आपको कि आर्थिक कारण क्या, नंबर 1 जमीन का उपजाऊ होना और नंबर 2 लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाने के कारण। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं राजनैतिक कारण की। देखिए किसी भी कार्य या सफलता के पीछे विचार बहुत मायने रखता है।
कि हम किस तरीके की विचारधारा रखते हैं। जब हमारी विचारधारा जिस तरीके की होगी तो हम कार्य भी उसी तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मगध के उत्कर्ष में जो राजनैतिक कारण उत्तरदायी है उसमें मगध के चाहे पहला हर्यक वंश हो, चाहे शिशुनाग वंश हो, नंद वंश हो, या नंद वंश के विनाश के पश्चात जब मगध में मौर्यों की सत्ता आती है तो जितने भी शुरुआत से लेकर जितने लास्ट तक वंश हुए हैं सब की सब वंशों की विचारधारा एक ही रही है। वह विचारधारा थी साम्राज्यवादी विचारधारा। कहने का आशय यह है कि मगध पर जितने वंशों ने शासन किया उनका सब का मानना यही था कि हर हाल में साम दाम दंड भेद या किसी भी तरीके से हम क्या करें, अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो नंबर 1 मैंने इसीलिए कहा कि इनकी जो सोच थी, इनकी जो विचारधारा थी वो किस पर आधारित थी, वो साम्राज्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। आप हर्यक वंश थोड़ा बहुत भी अगर उससे परिचित होंगे तो, या मैंने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था कि इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता। मतलब कहने का कि गद्दी प्राप्त करने की इतनी तीव्र लालसा कि उन्होंने अपने पिताओं अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। तो आप सोचिए वो किस विचारधारा से प्रेरित थे। उनको सत्ता और सत्ता का विस्तार उनके शासन करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसलिए भी दूसरा, योग्य उत्तराधिकारी। अब उन दिनों के महाजनपद काल के मैंने राजाओं की कुछ चर्चा किया था। यदि उनका मैं नाम यहाँ से फिर ले लेता हूँ, जैसे आप एक नाम सुने थे अवंती नरेश चंड प्रद्योत, उदयन वत्स का, ब्रह्मदत्त, प्रसेनजीत, ये कुछ नाम हो गए उस समय के राजाओं के शासकों के। अब इन नामों को आप एक किनारे रखिए और इन नामों के तुरंत एक अगेंस्ट अजातशत्रु का नाम लीजिए। अब आपको समझ में आएगा कि चंड प्रद्योत, उदयन, ब्रह्मदत्त और प्रसेनजीत की तुलना में यदि हम अजातशत्रु को रखते हैं तो उसके नेचर से आप थोड़ा भी वाकिफ होंगे, नहीं भी होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन राजाओं की तुलना में, इन शासकों की तुलना में जो मगध के शासक थे वो कहीं अधिक योग्य थे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, वो भी योग्य, अजातशत्रु के बाद उदयन, उसके बाद जितने भी शासक हुए, यहाँ तक कि मौर्यों की सत्ता आते आते लगभग संपूर्ण भारत पर उन्हीं का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो इसलिए दूसरा कारण था योग्य उत्तराधिकारी। तो ये 2 महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा हमने कर लिया। नंबर 1 आर्थिक कारण, नंबर 2 राजनैतिक, कि इन दोनों कारणों से मगध अन्य महाजनपदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुआ। ठीक है। देखिए यहाँ पर 2-4 सवाल जो आते हैं एग्जाम में, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअली हम थोड़ा कन्फ्यूजन में कुछ भी पूछा जाता है जवाब एक ही देते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मगध का पहला ज्ञात शासक या पहला ऐतिहासिक शासक किसे मानेंगे तो आप बताइएगा बिंबिसार, बिल्कुल सही है। यदि पहला वंश पूछा जाए तब भी आप बताइएगा हर्यक वंश। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि मगध का संस्थापक किसे माना जाता है, मैं गिरिब्रज का संस्थापक नहीं बोल रहा हूँ, मैं राजगृह का भी नहीं, मैं पाटलिपुत्र का भी नहीं, मैं मगध का संस्थापक बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मगध का संस्थापक माना जाता है बृहद्रथ को। बात समझ में आई? किसको माना जाता है? बृहद्रथ को। इसलिए बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है, पहला ऐतिहासिक शासक माना जाता है, इसका वंश पहला वंश माना जाता है। लेकिन ये बृहद्रथ की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे मगध का संस्थापक माना जाता है। यदि कभी सवाल इस तरीके से पूछा जाए तभी आप बृहद्रथ लगाइएगा, अन्यथा बिंबिसार और हर्यक वंश। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मगध का राजनैतिक इतिहास। पहले हर्यक वंश देखेंगे, उसके बाद शिशुनाग और फिर नंद वंश। देखिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अपना जितने सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं हम टू द पॉइंट फिर आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए सब लोग, हर्यक वंश। हर्यक वंश पहला मगध का
ऐतिहासिक वंश। इसको मैंने आपको बताया बार बार, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस वंश में देखिए शासक तो कई हुए हव्यक वंश में, लेकिन इन शासकों में जो महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके विषय में आपको जानना है वो कुल 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। इन्हीं के विषय में आपको पढ़ना है। नंबर 1 पढ़ना है बिंबिसार को। बाकी शासकों के हम नाम बता देंगे आपको, उनसे कभी सवाल नहीं आते। पहला बिंबिसार, दूसरा जो शासक है अजातशत्रु, और तीसरा जो शासक है वो है उदयन। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ये 3 शासक भी हैं, लेकिन इनके विषय में बहुत अधिक जानकारी का अभाव है। लेकिन हाँ, आपको बस पूछ लिया जाएगा कि हव्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप अंतिम शासक नागदशक को बताइएगा। मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अंतिम शासक नागदशक था। आप उदयन मत बताइएगा, क्योंकि उदयन के पश्चात भी नागदशक को अगर हम शामिल करते हैं तो 3 शासकों ने और शासन किया है। तो चलिए आइए हम बिंबिसार के विषय में पढ़ते हैं, फिर अजातशत्रु के विषय में पढ़ते हैं, फिर उदयन के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, बिंबिसार के विषय में पहली बात तो ये माना जाता है कि यह गिरिब्रज का संस्थापक था। सॉरी, राजगृह का, गिरिब्रज का नहीं, राजगृह का संस्थापक था। राजगृह को नामक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? बिंबिसार था। पहला पॉइंट इसके विषय में आप ये जानिए। दूसरा, यह हव्यक वंश का भी संस्थापक है। हव्यक वंश का संस्थापक है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसके शासन काल में भी मगध का विस्तार हुआ है। मगध का साम्राज्य विस्तार इसके भी शासन काल में हुआ। क्या क्या हुआ है? देखिए, बिंबिसार बहुत सफल व्यक्ति था। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मुख्यतः 2 नीतियों का पालन किया। इसकी नीतियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीतियों पर हम फोकस अवश्य करेंगे कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए या अपने वंश को दीर्घजीवी बनाने के लिए कुल 2 नीतियों का प्रयोग किया। कौन कौन सी? पहली नीति को कहा जाता है युद्ध नीति और दूसरे को कहा जाता है विवाह नीति। भारतीय इतिहास में समय समय पर कई ऐसे विवाह का उदाहरण भी आएगा जो विवाह एक राजनीतिक या कूटनीतिक दृष्टिकोण से किए गए हैं। उदाहरण के लिए आप बिंबिसार का तो देख ही रहे हैं। इसके आगे आप चलेंगे तो गुप्त वंश का एक शासक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भी कई विवाह किए, अपनी पुत्रियों का, अपने पुत्रों का, अपना स्वयं। तो वहाँ पर भी उसके विवाह के कई कूटनीतिक मायने थे। लेकिन चलिए हम बिंबिसार पे आते हैं। बिंबिसार ने युद्ध नीति अपनाया। युद्ध नीति में देखिए, पहला ये क्या उसका था कि मैंने अंग के जो शासक ब्रह्मदत्त थे, यानी अंग महाजनपद को उसने युद्ध से जीत लिया और जीत कर मगध में मिला लिया। तो सवाल यह है कि अंग को किसने जीत कर मगध में मिलाया? तो आपका जवाब होगा बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, युद्ध के से उसने एकमात्र महाजनपद को अपने महाजनपद मगध में मिलाया था। वो कौन सा था? अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी और प्रथम ज्ञात शासक मैंने बताया था ब्रह्मदत्त था। चलिए आते हैं उसके, हम विवाह नीति की चर्चा करते हैं। देखिए, अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए, समर्थन हासिल करने के लिए और अपने को मजबूत बनाने के लिए, इन तमाम कारणों से बिंबिसार ने विवाह नीति अपनाई। उसने कुल 3 विवाह किए। नंबर 1, आपको बताया था मैंने, कोसल के जो शासक थे उनका नाम था प्रसेनजीत। तो कोसल के शासक प्रसेनजीत की बहन का नाम था महाकोशला। तो जो पहला विवाह किया बिंबिसार ने, वो कोसल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी की बहन महाकोशला से विवाह किया। और इस विवाह के परिणाम स्वरूप बिंबिसार को प्रसेनजीत ने काशी महाजनपद को दहेज में दिया था। अब आप सोचिए
कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि प्रसेनजीत का पूरा समर्थन अब किस पर हो गया, बिंबिसार पर हो गया। दूसरी चीज, उसे काशी महाजनपद जो है वो उसको दहेज के स्वरूप में मिल गया, पहला विवाह। दूसरा, लिच्छवी जो नरेश थे उनका नाम था चेटक, तो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से भी उसने दूसरा विवाह किया। और तीसरा विवाह किया उसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। ये कुल उसने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और इन वैवाहिक संबंधों के पीछे कहीं न कहीं कूटनीतिक कारण अवश्य थे। आगे बढ़िए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिंबिसार के शासनकाल में एक राजवैद्य की चर्चा होती है जिसका नाम है जीवक। तो जीवक के विषय में देखिए, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, राजवैद्य कौन था, तो आपका जवाब होगा जीवक। लेकिन इस जीवक को बिंबिसार ने अवंती के शासक जो चंडप्रद्योत थे उनकी सेवा में भी भेजा था। हाँ, आपको उल्लेख मिलता है कि चंडप्रद्योत को पीलिया नामक रोग हो गया था, तो उसके इलाज के लिए जीवक को बिंबिसार ने चंडप्रद्योत के यहाँ भेजा था। और तीसरा जिक्र जीवक के विषय में जो मिलता है वो गौतम बुद्ध के विषय में मिलता है, गौतम बुद्ध के विषय में। गौतम बुद्ध का निजी वैद्य के रूप में भी जीवक ने काम किया था। तो जीवक जो बिंबिसार का राजवैद्य था वो गौतम बुद्ध और चंडप्रद्योत को भी अपनी सेवाएं दिया था। अब बिंबिसार के विषय में आपको इतना ही जानना है। हाँ, अब लास्ट पॉइंट उसके विषय में हम ये बताते हैं कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अब इसके पश्चात गद्दी पर बैठता है कौन, अजातशत्रु। तो बिंबिसार के विषय में जितना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे हम उसने आपको बता दिए हैं, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए अजातशत्रु। हर्यक वंश का पहला शासक जिसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। गद्दी प्राप्त की क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, इसलिए जो कौशल के शासक थे जिनको हम प्रसेनजीत कहते हैं, तो कौशल के शासक प्रसेनजीत ने अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा तो प्रसेनजीत वह महाजनपद जिसका नाम हमने आपको बताया काशी, किसको दिया गया था, बिंबिसार को दिया गया था। तो बिंबिसार को जो काशी मिला था प्रसेनजीत ने दिया था, लेकिन जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है तो प्रसेनजीत काशी महाजनपद को अजातशत्रु से छीन लेते हैं। अब इसी के कारण अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध होता है। अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध। इस युद्ध में अजातशत्रु विजयी होता है, प्रसेनजीत पराजित होते हैं। परिणाम स्वरूप संधि होती है। संधि में पहला काशी फिर से अजातशत्रु को मिल गया और दूसरा ही था प्रसेनजीत की पुत्री जिसका नाम था वाजिरा। वाजिरा का विवाह
किससे हो गया? अजातशत्रु से हुआ। इस युद्ध के पश्चात हुई संधि के परिणाम स्वरूप। तो ये युद्ध याद रखिएगा। और काशी एक पहले तो प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दिया था दहेज के स्वरूप, लेकिन उसके पश्चात फिर जब अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर चुकी गद्दी प्राप्त करता है, इसलिए प्रसेनजीत काशी को वापस ले लेते हैं। लेकिन युद्ध होता है, युद्ध के पश्चात काशी अजातशत्रु को एक बार फिर मिल जाता है। ठीक, और चलिए आगे बढ़ा जाए। अजातशत्रु के ही विषय में हमने आपको बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम बौद्ध संगीत के समय शासक कौन था? तो हमने आपको बताया था अजातशत्रु। अब बौद्ध संगीत के विषय में आपको डिटेल में चाहिए होगा तो बौद्ध धर्म वाला वीडियो आप देखिएगा। धार्मिक आंदोलन बौद्ध धर्म पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से अपलोड कर दिया गया है। अब आगे बढ़िए। दूसरी बात यह है कि एक कथन मैंने बताया था कि अजातशत्रु जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो अजातशत्रु ने कहा था कि मैं भी क्षत्रिय हूँ, बुद्ध भी क्षत्रिय थे। तो ये कथन एग्जाम में पूछा गया, तो इसका जवाब आप बताइएगा। यह कहा था अजातशत्रु ने। उसके बाद फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और उदयन फिर गद्दी पर बैठता है। और उदयन के विषय में आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने किया था, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया गया था। अब इसके बाद उदयन के पश्चात अनिरुद्ध, उसके पश्चात मुंडक, फिर नागदशक, ये हव्यक वंश के शासक हुए। लेकिन इनके विषय में अधिक जानकारी का अभाव है। लेकिन हाँ, नागदशक का नाम आप इस तरीके से याद रखिएगा कि हव्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हव्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक, अब नागदशक के पश्चात मगध में एक नए राजवंश की नींव पड़ती है जिसको कहा जाता है शिशुनाग वंश। तो अब आप लोग एक और हेडिंग लगाइए, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के महत्वपूर्ण शासक दो हैं। महत्वपूर्ण क्या, दो ही शासक हुए ही शिशुनाग वंश में। नंबर 1 जो शासक था उसका नाम शिशुनाग ही था, इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा। और दूसरा जो शासक था वो था कालाशोक। शिशुनाग से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं या जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि इधर इतिहास बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जहां डिटेल से सवाल आते हैं वहां हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। देखिए, शिशुनाग के विषय में पहली बात तो ये है कि अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा हम राजधानी की बात कर लेते हैं कि किसके समय में कौन सी राजधानी क्या थी। क्योंकि शिशुनाग के समय में राजधानी परिवर्तित होती है। यदि आपसे ये पूछा लिया जाए कि बिंबिसार के समय, तो आप बताइएगा राजगृह, अजातशत्रु के समय राजगृह, लेकिन उदयन के समय
पाटलिपुत्र। लेकिन उदयन के पश्चात अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ये शासक हुए। उनके समय में भी राजधानी मगध की पाटलिपुत्र ही रही। लेकिन जब शिशुनाग गद्दी पर बैठता है, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक है, तो वो शिशुनाग वंश की स्थापना करने के पश्चात अपनी राजधानी वो वैशाली बनाता है। तो पहला कि वह कौन शासक था जिसने पाटलिपुत्र को के स्थान पर अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित किया, तो वो कौन था? शिशुनाग था। और दूसरा ये है कि शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को अवंती महाजनपद, अभी मैंने पीछे चर्चा किया आपको कि वहाँ का शासक चंडप्रद्योत था, जिसके लिए बिंबिसार ने जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। पांडु रोग या पीलिया नामक रोग हुआ था। तो वो अवंती महाजनपद को मगध में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? शिशुनाग को जाता है। अब शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है, और कालाशोक जैसे ही गद्दी पर बैठेगा वह पुनः राजधानी वैशाली से कहाँ ले आएगा? पाटलिपुत्र ले आएगा। तो कहने का आशय ये है कि केवल एक शासक है, वो शिशुनाग, जिसके समय में राजधानी पाटलिपुत्र नहीं रही थी। उसके बाद पाटलिपुत्र की जब से स्थापना हुई है, तब से लेकर पूरे गुप्त काल तक राजधानी मगध की पाटलिपुत्र ही रहेगी। उसके पश्चात जब गुप्तोत्तर काल आता है, तब राजधानी यानी उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र से हटकर कन्नौज जाता है। जब आप गुप्तोत्तर काल हर्षवर्धन पढ़ेंगे तो वहाँ आप डिटेल में जानेंगे कि समय समय पर उत्तर भारत में सत्ता का केंद्र बिंदु भी परिवर्तित होता रहा है। चलिए, तो कालाशोक ने अपनी राजधानी फिर से कहाँ लाई? तो इसने राजधानी वैशाली से पुनः ले आ दिया पाटलिपुत्र। वैशाली से पाटलिपुत्र। उसके बाद दूसरी, मैंने आपको बताया था कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के ही शासनकाल में हुआ था। तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, और इस द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। मैंने आपको कहा था कि पहली का 483 ईसा पूर्व और दूसरी कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। तो इसका आशय ये हुआ कि कालाशोक का शासनकाल यही 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में था। थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री में जब हम हव्यक या शिशुनाग नंद, देखिए भारतीय इतिहास की जो सन है या डेट है वो फिक्स कर लिया जाता है 326 ईसा पूर्व से, जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। जब हम सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के परिणाम को हम देखते हैं, क्या भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा या क्या परिणाम पड़ा, तो वहाँ पर एक प्रभाव ये भी देखा जाता है कि भारत में काल के गणना के लिए एक क्रमबद्ध आधार मिल गया। तो इसलिए वहाँ पर से हम जब आएंगे तो आपको विधिवत हर चीज़ सन बताएंगे, क्योंकि हम कुछ बताएंगे किसी किताब में कुछ, इसलिए 326 ईसा पूर्व से पहले जो भी सन है उसमें हेर फेर मिलता रहता है आपको। तो चलिए ठीक है, अब हम शिशुनाग वंश हो गया। आज फिर यह वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। अगला जो है वंश वो हम नंद वंश, चूँकि नंद वंश और सिकंदर का आक्रमण हम एक साथ देखेंगे, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के समय की भौगोलिक स्थिति क्या थी, राजनैतिक स्थिति क्या थी, ये समझने के लिए हमको नंद वंश से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम सिकंदर का आक्रमण और नंद वंश दोनों एक वीडियो में रखेंगे। आज की वीडियो यहीं से हम समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।